मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बिग एक्सक्लूसिव में दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। एक खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से तो दूसरी माघ मेले प्रयागराज से है। उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर कहे जाने वाले नोएडा की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ युवराज की मौत के मामले में सिर्फ और सिर्फ प्रशासन पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस से लेकर जिलाधिकारी तक पूरा महकमा जो चश्मदीद है इस पूरे मामले का, मोनिंदर, उसे धमकाने में जुट गए हैं। वो मोनिंदर जो हादसे के बाद से लगातार चीख कर कह रहा था कि प्रशासन की लापरवाही ने एक पिता और कई लोगों की मौजूदगी में एक 27 साल के युवा की जिंदगी ले ली, और अब उसी मोनिंदर को कानून का डर दिखाकर बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ये वही नोएडा प्रशासन है जो नोएडा को चमकाने के नाम पर कागजों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन नोएडा की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि जगह जगह तस्वीर या मूर्ति लगा देने से नोएडा का विकास नहीं हो सकता है। जरूरत है मूलभूत सुविधाओं की, जो नोएडा से नदारद है। आज बिग एक्सक्लूसिव में सवाल यही कि अगर नोएडा की पुलिस प्रशासन अब एक गवाह को धमका रही है, उसने युवराज को बचाने के लिए अपनी पावर लगा दी होती, तो शायद आज युवराज हमारे बीच होते। बात माघ मेले की करेंगे। माघ मेले में शंकराचार्य पर घमासान मचा हुआ है। माघ मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा है और उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़े किए हैं। तो शंकराचार्य होने को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कई पन्नों का जवाब दे डाला है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। साधु संतों ने इस पर अविमुक्तेश्वरानंद को कटघरे में खड़ा किया है और उनका सीधे कहना है कि ये स्वयं भू शंकराचार्य हैं जो शंकराचार्य की छवि खराब कर रहे हैं, और मेला प्रशासन प्रबंधन जो लगातार लोगों की सुविधाओं के लिए जुटा हुआ है, लगा हुआ है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नोएडा के धमकीबाज प्रशासन की। दरअसल नोएडा का खूनी सिस्टम जिसने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मार डाला है, नोएडा सेक्टर 150 में जो हुआ वो सबके सामने है। प्रशासन के मुंह पर वो पूरा मामला एक करारा तमाचा है। ये वो नोएडा है जहां करोड़ों करोड़ों के फ्लैट मिलते हैं, लेकिन हकीकत में यहां आलीशान सोसाइटी के बीच मौत के गड्ढे पाले जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि युवराज के शव को गड्ढे से खोजने में 5 घंटे लगे और कार निकालने में 96 घंटे। सवाल यह है कि जब चश्मदीद मोनिंदर अपनी जान जोखिम में डालकर तालाब में उतर सकता था, तो करोड़ों की ट्रेनिंग और तनख्वाह लेने वाली पुलिस और दमकल विभाग किनारे पर खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे थे? प्रशासन की नाक के नीचे 10 साल से मौत का गड्ढा पल रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन नोएडा डीएम मेधा रूपम क्या कर रही थी? विधायक पंकज सिंह क्या कर रहे थे? सांसद महेश शर्मा क्या कर रहे थे? अथॉरिटी के अफसर क्या कर रहे थे? और तो और इंजीनियर की मौत के बाद चश्मदीद को धमकी दी जा रही है, बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और यहां तक कि बयान बदलने के इतना मजबूर किया गया कि अब मोनिंदर ये कह रहा है वो पुलिस प्रशासन जो उस समय मदद नहीं पहुंचा रहा था, उसने पूरी मदद की थी। अब कई सवाल इसमें उठ रहे हैं कि एसआईटी जांच में कितने लोगों तक आज पहुंचेगी इस पूरे मामले में। इंजीनियर की मौत पर एसआईटी की जांच तेज हो गई है। कल नोएडा में एसआईटी नोएडा प्राधिकरण में मीटिंग भी हुई थी। एसआईटी हेड भानु भास्कर ने अफसरों से पूछताछ की है। ग्राउंड पर एसआईटी की टीम ने मुआयना किया। मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने की बात भी कही जा रही है। 2 घंटे तक मदद नहीं मिलने की वजह से युवराज की मौत हो गई। इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि हादसे के समय एसीपी हेमंत उपाध्याय मौके पर मौजूद थे, यह जानकारी मिल रही है। जिस वक्त युवराज की मौत हुई, युवराज मदद के लिए चिल्ला रहा था, उस वक्त एसीपी मौके पर मौजूद थे। एसएचओ सिपाही हर कोई मौके पर मौजूद था। एसीपी हेमंत उपाध्याय मौके पर थे। एसएचओ सर्वेश, चौकी इंचार्ज बीट सिपाही भी मौके पर मौजूद थे। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप चौबे भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन एक सीईओ के खिलाफ कार्रवाई करके प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है। अनाया हमारे साथ जुड़ी, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े। अनाया, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अनाया, कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन युवराज मौत के मुंह में समाता रहा, किसी ने कोई बड़े कदम नहीं उठाए। बिल्कुल, कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। बार बार हम ये दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 30 पुलिस अफसर जो थे और फायर ब्रिगेड के जो अफसर थे सब भी मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, एसीपी भी यहाँ पर उस वक्त उस रात मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। और ये जो पूरा मामला है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, इस वक्त का मामला नहीं है, क्योंकि जो लोकल है वो भी बताते हैं।
से जुड़ी खबर आपको बताऊं, लेकिन एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंच चुकी है। एसआईटी की टीम नोएडा अथॉरिटी पहुंच चुकी है। एसआईटी की टीम जो कल परिवार से मिलने के लिए भी पहुंची थी, एसआईटी की टीम जो कल घटनास्थल पर भी पहुंची थी। ये कहा जा रहा है कि परिवार से बात की जाएगी, यानी कि युवराज के पिता से बातचीत की जाएगी। अब वो टीम अथॉरिटी पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की जांच की आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है, जांच में लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिनको तुरंत बड़े कदम उठाने थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या तस्वीर क्या देख पा रहे हैं? एसआईटी पहुंच चुकी है अथॉरिटी। देखिए, कुछ देर में एसआईटी की टीम पहुंचेगी, लेकिन अभी कुछ देर पहले यूपी एसटीएफ के एक अधिकारी गए हैं अंदर, और ये एक अप्रत्याशित है क्योंकि यूपी एसटीएफ की टीम कल नहीं आई थी। यूपी एसटीएफ की टीम को कोई अधिकारी नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज एक यूपी एसटीएफ के अधिकारी अभी कुछ देर पहले गाड़ी से उतरे, जिनके हमारे पास विजुअल्स भी हैं, और वो अभी अंदर गए हैं। कुछ देर में एसआईटी की टीम पहुंचेगी। तमाम जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कल भी करीब 3.5 घंटे यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची थी। नोएडा के डीएम यहाँ पर पहुंची थी, गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पहुंची थी, और उनसे सवाल जवाब हुआ था करीब 3.5 घंटे। वो तमाम सवाल जवाब आज भी होंगे। नोएडा अथॉरिटी, चूंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी की थी, क्योंकि 10 सालों से वो गड्ढा पड़ा हुआ था। 3-3 लेटर नोएडा अथॉरिटी को भेजे गए थे, और उन चिट्ठियों में साफ तौर पर शिकायतें रखी गई थी कि उस गड्ढे की वजह से हादसा हो सकता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खुद सांसद महेश शर्मा ने ये बात कही कि हाँ, हमने डीएम और नोएडा अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई, इस नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग में बैठे अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, जो मोटी मोटी सैलरी उठाते हैं, वो कुछ भी करते से बचते दिखे। और यहां तक कि एक खबर यह भी है कि सिंचाई विभाग ने भी एक चिट्ठी लिखी थी हेड रेगुलेटर की व्यवस्था करवाने की, वहां पर अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए कहा था, और उसको लेकर बाकायदा परियोजना भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन उस पर बजट भी एलोकेट हो गया था, लेकिन उस पर आगे कोई काम नहीं हुआ। तो कई सारी गंभीर लापरवाहियां हैं और नोएडा अथॉरिटी की, और यही वजह है कि नोएडा अथॉरिटी यहां कई सारे सवाल हैं जो जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और इन्हीं बिल्डिंग के अंदर अब उन सवालों का जवाब लिया जाएगा। और अभी तक सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया, लेकिन समझिए कि नोएडा अथॉरिटी के कई सारे बड़े अधिकारी हैं। जैसा कि आपने कहा कि एसीपी भी वहां पर मौजूद थे, और इसके अलावा जो कई अधिकारी अभी भी हैं जिन पर गाज गिरना तय है। सिविल जीएम AK अरोड़ा हैं, इसके अलावा सिविल एजीएम विजय रावल हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस जीएम RP सिंह है, ट्रैफिक सेल जीएम SP सिंह हैं। और यहां पर देखिए तमाम जो बड़े अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, एक के बाद एक। जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, मौके पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में एसआईटी की टीम भी मौके पर पहुंचेगी। सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास वापस लौटेंगे। लेकिन नोएडा सेक्टर 150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में कार के साथ डूबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले की जांच जारी है। लेकिन इस बीच पुलिस अपनी नाकामी और लापरवाही छिपाने के लिए उस चश्मदीद पर दबाव डाल रही है, उसे धमका रही है जिसने युवराज को बचाने के लिए कोशिश की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युवराज की मौत से ज्यादा जरूरी अब सिस्टम को अपनी इज्जत बचाना हो गया है? रिपोर्ट देखिए। तारीख 16 जनवरी, जगह नोएडा सेक्टर 150 निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट, जहां पानी से लबालब भरे जानलेवा गड्ढे में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। आज इस केस की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन जांच से पहले ही सिस्टम पर सवालों की बाढ़ आ चुकी है। इस पूरे मामले का सबसे अहम किरदार है चश्मदीद मुनिंदर। मुनिंदर ने वही कहा जो उसने आंखों से देखा। उसने बताया कि हादसे की रात फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर थी, लेकिन टीम पानी में नहीं उतरी। उल्टा मुनिंदर से कहा गया कि तुम खुद पानी में उतरो। हमारे यहाँ पे जो 16 तारीख को एक घटना हुई थी, अभी एक ज्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर, तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। जब प्रशिक्षित टीम मौके पर मौजूद थी तो एक आम नागरिक को जिंदगी जोखिम में डालने को क्यों कहा गया?
नोएडा प्रशासन युवराज को नहीं बचा सका, लेकिन आज पुलिस उस मोनिंदर को डराने में जुटी है जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की। मोनिंदर का कहना है कि पुलिस उसे डरा धमका रही है, अपना बयान बदलने का दबाव बना रही है। जितने भी पत्रकार आ रहे हैं ये आके चले जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना, ध्यान रखना। चैलेंज दिया है मुझे, चैलेंज, और 100% अंदर बताओ। बुला के बाहर थाने के सामने एक पारा में ले जाकर। कौन थे उस दौरान मौजूद? आप दरोगा थे, 2 सिपाही थे उन्होंने जी। आपको चैलेंज किस बात की दिया? चैलेंज ये दिया था कि ये जो ये पत्रकार आ रहे हैं इनके सामने मत जा, फोन स्विच ऑफ करके बाहर चला जा कहीं। पार्क पुलिस थाना। जी। और वो बोल रहे थे कि तुम्हें और हमें तो यहीं रहना है, ये तो अपना टीआरपी के लिए डोल रहे हैं। मोनिंदर आप इसके से साइड हो जाइए, क्यों बेफालतू की। कहा गया कि ऐसा बोल रहे हैं कि पुलिस वहां पर थी, उन्होंने मशक्कत की, ये बताइए। हाँ, ऐसे मुझसे बोला था कि ऐसे ऐसे बोलना है वीडियो में। पर जबकि आप यहाँ पर मौजूद थे उस रात को जब युवराज यहाँ पर गिर गया था पानी में, तब क्या आपने देखा? और हालांकि मैंने सच्चाई बताई थी, उसमें मैंने कोई झूठ देखा नहीं था बोला आपने उससे? मैंने देखा था कि पुलिस वाले जो थे कुछ बुजुर्ग थे सच्चाई में, उसमें जो नौजवान थे उन पर तैरना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड में तो सारे नौजवान थे, वो भी क्यों नहीं घुसे अंदर। 3-4 क्रेन थी, नीचे दाके हुए थे, 2-3 यहाँ पे खड़े थे, रस्सा फेंक रहा था बहुत सारे, लेकिन एक दूसरे को कोई रस्सा दे रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई उसको पकड़ा रहा है, कोई, लेकिन अंदर पहुंचे थे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम? फायर ब्रिगेड की टीम में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1:40-45 पे आया था, उस टाइम मुझे मौजूद मिले थे। और लेकिन लड़का और युवराज उस समय भी अंदर था? जी, फायर ब्रिगेड से पुलिस प्रशासन ने बाकायदा साफ साफ बोला था, प्लीज़ मुझे बचा लो पापा, बोल दो मुझे बचा लें प्लीज़ पापा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ पापा मुझे बचवा लो प्लीज़। ऐसे कर करके वो उस लड़के ने खूब पुकार लगाई, 1.5-2 घंटे कम से कम। देखा आपने कैसे नाकामी छुपाने के लिए सिस्टम अब सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि सच बोलने वालों को क्यों डराया जा रहा है? अगर पुलिस और प्रशासन निर्दोष है तो बयान बदलवाने की जरूरत क्यों? अगर रेस्क्यू में कोई चूक नहीं हुई तो झूठा वीडियो बनाने का दबाव क्यों? और अगर सब कुछ सही है तो एक चश्मदीद को जेल की धमकी क्यों? क्या यही है पुलिस प्रशासन का न्याय? एसआईटी मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन क्या धमकी देने वाले इन पुलिस अफसरों पर कोई कार्रवाई होगी? ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये नोएडा के थके हुए सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला है। जब चश्मदीद ही सुरक्षित नहीं है तो सच सुरक्षित कैसे होगा? सवाल पूछना हमारा काम है और हम पूछते रहेंगे। आखिर युवराज की मौत पर पर्दा डालने की क्यों कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर संभल से आपको बता दें, जहां बदमाश तारिक साठा के घर की कुर्की की जा रही है। संभल का आरोपी है शातिर बदमाश शारिक साठा। शारिक के खिलाफ कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शारिक साठा जो कि अभी दुबई में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। बदमाश शारिक साठा के घर की कुर्की की जा रही है। पिछले साल नवंबर के महीने में 24 नवंबर को संभल में जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो हमला किया गया था। रिपोर्ट देखिए। गेट हालांकि यहाँ पे खुला हुआ है, कोई बाहर शारिक साठा के घर से निकलकर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इस पूरे मामले में कानून के तहत जो कार्रवाई है वो यहाँ पर साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज किसी तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी। कानून में जो लिखा है कि उस घर को सील करना है, उसका काम अब यहाँ पर किया जाएगा। ना सिर्फ सील करना है बल्कि किस तरीके से आगे जो इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी है उसको लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है और वही आदेशों के बीच में जो कार्रवाई है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे तमाम जो पुलिस कर्मी हैं वो आपको यहाँ पर लाइन से खड़े हुए नजर आएंगे। जो लोगों को यहाँ पे आने जाने की जो इजाजत है वो अब यहाँ पर नहीं दी गई है। बाकायदा आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में अनाउंसमेंट स्पीकर्स हैं, उन स्पीकर्स के जरिए भी लोगों को जो है यहाँ से अब दूर रहने के लिए साफ तौर पर बोला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शारिक साठा का वो घर जो कि उसने अपने अपराध की जो एक तरीके से गतिविधियों से कमाया, उस घर को कुर्क करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जतिन सीधे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, कुर्की की कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है? कार्रवाई खत्म हो चुकी है, अभी चल रही है, आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग जो हैं वो अभी शारिक साठा के घर के अंदर मौजूद है। घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, शारिक साठा के घर पे जब हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको एक काले रंग का जो लोहे का गेट है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। देखिए, ये गेट है, उसके बाद दूसरा ये गेट है और जब मेरे विजय अंदर आएंगे तो ये कमरा बताया जा रहा है। देखिए, शारिक साठा का ये कमरा है जिसको लेकर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा, इसको पूरे तरीके से सील करेगा। और अगर विजय संतोष थोड़ा अंदर आएंगे, आप देखेंगे अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, कार्रवाई है वो यहाँ
पर की जा रही है। लेकिन शारिक साटा के घर के अंदर की तस्वीर जब आप देखेंगे तो पहला कमरा जिसमें पुलिसकर्मी अंदर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरा कमरा ये, और फिर बीच में ये आंगन आपको यहाँ पर नजर आएगा, और उसके बाद जो 2 मंजिला जो घर है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये सामने आप घर देख रहे हैं, ये किचन आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन कोर्ट के ऑर्डर को लेकर यहाँ पर पहुंचा है, और जब कोर्ट ऑर्डर को लेकर यहाँ पर पहुंचा तो उस कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी परिवार के लोगों को, जो महिलाएं अंदर है उनको दी जा रही है, और उसके बाद आगे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कब से आप शारिक साटा के संपर्क में नहीं है? सर हमने तो देखा ही नहीं है उन्हें कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है कैसे नहीं है वो। अच्छा, तो ये पूरा घर उनका है? नहीं सर, फिर हमारा है सर ये घर। तो ये तो बता रहे हैं कि शारिक साटा का घर है। सर वो दादा इलाई है ना। अच्छा जी, तो सर ये हमारे ही है, सर हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी शारिक साटा कहाँ है? हमें क्या पता सर। तो पुलिस ये जो पहले कमरे में है क्या बता रहे हैं कि ये उसका घर है? नहीं सर, ये हमारा ही रूम है, हमारे ही सारा सामान, इस्तेमाल का सारा सामान जा रहा है सर हमारा। तो हाँ। पुलिस क्या कह रही है? सामान जा रहा है सर, अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह रहा है। अभी कुछ बोला कि खाली कीजिए? ना, नहीं खाली करने को तो नहीं कहा, सील कर दिया उन्होंने, अब क्या कर सकते हैं। सील कर दिया ये जी। तो ये महिलाएं जो बता रही हैं कि शारिक साटा को कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन आप वो कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो कमरा है, और इस पर कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बाकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है, और इसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कुर्की करने का जो काम है वो किया जाएगा। अंदर आप जो सामान देख रहे हैं, दरअसल ये सभी सामान, उस कमरे में क्या कुछ है उसकी जानकारी प्रशासन ले रहा है, और बाकायदा अलमारी है, किताबें हैं, कपड़े हैं, और भी जो चीजें इस कमरे के अंदर है उन सभी की बाकायदा जानकारी जो है वो ली जा रही है। और जानकारी लेने के बाद उसको बाकायदा कागज में नोट किया जाएगा, और उसके बाद जो पूरा जो कमरा है उसको सील कर दिया जाएगा। ये अंदर की तस्वीरें, क्योंकि शारिक साटा पर जो कार्रवाई की जा रही है, 69 केसेस शारिक साटा के ऊपर दर्ज है, और आप समझ सकते हैं कि ये मामले 69 जो कि संभल और अलग अलग इलाकों में, जिसमें हत्या के, जिसमें आर्म्स एक्ट के, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तमाम जो मामले हैं, उसी को देखते हुए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, और डायरेक्शन देने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। घर के बाहर की आप तस्वीर देखिए, पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको तैनात नजर आएगा। ना सिर्फ पुलिस बल बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और दूसरी तरफ जब सील किया जाएगा तो उसके जो तमाम दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो नजर आएंगे। देखिए ताला इसके अंदर है, जो लाल रंग की स्टैंप होती है वो स्टैंप बाकायदा यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, और इस तरीके का जो नोटिस है बाकायदा उसको चस्पा कराया जा रहा है। देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा है कि न्यायालय संभल जो चंदौसी है उसके जरिए आदेशानुसार है, और धारा देखिए 103 जो कि बीएनएस में हत्या से जुड़ी हुई धाराएं 61 और का, इन सभी के जरिए इस घर को चल अचल संपत्ति जो है वो शारिक उर्फ साटा, उसकी जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा, और उसके जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ये पूरी गली देखिए, ये दीपासराय इलाका है, तो दीपासराय इलाका वो इलाका जहाँ पर नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी। न सिर्फ हिंसा हुई थी बल्कि पत्थरबाजी भी हुई थी, और उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब ना हो उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। और आप देखेंगे आगे, अगर मेरे विजय संतोष आपको तस्वीर दिखाए तो वज्र वाहन आपको यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ जाएगा। तो किस तरीके से शारिक साटा की संपत्ति उसको कुर्क करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी यहाँ पर तैनाती जो है वो कर दी गई है। बाहर से अगर शारिक साटा के घर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये घर है, हरे रंग का जो घर आप देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, इस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तहसीलदार साहब है, सर आप लाइव है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कितनी करोड़ की संपत्ति ये शारिक साटा की होगी जिसको आज आप कुर्क कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में यह मकान स्थित है, इसलिए शहर के सबसे महंगे भूखंड मकान में यह आवास में आएगा, इसलिए इसकी संपत्ति का आकलन करोड़ों रुपए में है। अंदर कुछ महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि घर उनके नाम पर है, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप तहसीलदार, आपके रिकॉर्ड में क्या ये पूरा घर शारिक साटा का या किसका कुछ? ये रेवेन्यू प्रशासन से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था। इस फरार अभियुक्त के संबंध में माननीय न्यायालय से धारा 84 बीएनएस के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। रेवेन्यू प्रशासन से इस पर कोई आदेश नहीं पारित किया गया है। सामान जो अंदर है उसको भी आप लोग सीज करेंगे? सामान को आइडेंटिफाई करके उसको भी अलग से सीज किया जाएगा। तो सामान को आइडेंटिफाई करके सीज किया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, और आप देखें लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अंदर की जा रही है। दरअसल यही कमरा देखिए जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और इसी कमरे के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग इस वक्त मौजूद है, और आप घर को देखेंगे तो एक
दरवाजा आपको ये नजर आएगा और एक दरवाजा आपको ये नजर आएगा, और इसके अंदर जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो अलग अलग छोटे बड़े कमरे जो है वो अंदर आपको नजर आएंगे। बाहर से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पहली मंजिल पर भी आपको कमरा नजर आएगा, उस दूसरी मंजिल यहां से नजर नहीं आ रही है, लेकिन पीछे की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन है उस दूसरी मंजिल पर भी आपको नजर आएगा। और विजय संतोष आपको यहां से तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए पीछे जो सफेद रंग का कंस्ट्रक्शन है वो आपको नजर आएगा। तो 2 मंजिला ये मकान, और तहसीलदार साहब ने बताया करोड़ों रुपए की संपत्ति, शहर के सबसे प्राइम इलाके में बना हुआ ये घर, और उसको कुर्क करने का काम अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। और यहां से आप देखते चलिए, अगर मेरे विजय संतोष आपको तस्वीर दिखाते चलेंगे तो पुलिसकर्मी आपको लाइन से खड़े हुए यहां पर आपको नजर आएंगे, और उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो यहां पर साफ तौर पर की जा रही है। आप शारिक साटा के रिश्तेदार हैं? नहीं, पड़ोसी हैं। हाँ। तो क्या कब से वो यहाँ पर नहीं है? आप क्या चाहते हैं शारिक साटा के? बताया वो तो जब हम भी सुनते रहे कि भाग गया तो ऐसे बता दिया आपको। तो ये कार्रवाई क्या सही हो रही है, गलत हो रही है? बिल्कुल जायज है, अदालती आदेश है तो सही है, पुलिस का भी तो सही है। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? हमारे तो ये 1961 के हमारे पिताजी की शारिक साटा को तो देखा तो होगा आपने कभी किसी हाँ, जो बचपन से देखा। आपराधिक गतिविधि का ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर जतिन हम तक पहुंचा रहे थे, आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं माघ मेले की, जहां शंकराचार्य को लेकर घमासान मचा हुआ है। माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया तो शंकराचार्य ने कई पन्नों का जवाब दे डाला। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। तो साधु संतों ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेला प्रशासन वर्सेस अभिमुक्तेश्वरानंद की स्थिति अब माघ मेला एरिया में देखने को मिल रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस के मामले में प्रशासन ने पूछा था कि खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया इन्होंने। अभिमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में जवाब दिया है। मेला प्रशासन को 8 पन्नों का जवाब भेजा गया है और नोटिस से शंकराचार्य की छवि खराब हो रही है, ये भी इसमें दावा किया गया है। नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, असंवैधानिक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, ये साफ कहना है अभिमुक्तेश्वरानंद का, जिससे शंकराचार्य पद पर बने रहने से उन्हें रोका जा सके। तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, यह भी कहा गया है। प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी दी गई है। नोटिस वापस नहीं लिया गया तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी प्रशासन को अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि माघ मेला में इस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्हें अज्ञात लोग और उनका अपहरण किया जा रहा है, उन्होंने ये आरोप लगाया। माघ मेले में शंकराचार्य के नाम पर संग्राम छिड़ गया, जमकर तनातनी, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा है। प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे, 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा, जिस पर जमकर बवाल मचा है। मेला प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच हंगामा बढ़ गया है। अब प्रशासन के नोटिस पर शंकराचार्य की ओर से जवाब दिया गया। जिस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद की टीम जवाब देने गई उस वक्त कोई अफसर नहीं मिला, जिसके बाद गेट पर ही अनुयायियों ने जवाब चिपका दिया। 24 घंटा पूरा हो उसके पहले ही उनको ईमेल से भी जवाब भेज दिया गया है और हमारे लोगों ने प्रिंट आउट निकाल करके उनकी दीवार पे चस्पा कर दिया जवाब। प्रयागराज मेला प्राधिकरण को जवाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अंजनी कुमार मिश्रा की तरफ से भेजा गया है, जिसमें मेला प्राधिकरण के भेजे गए नोटिस को अपमानजनक के साथ साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला बताया गया है। कि मुगलों और अंग्रेजों के समय में उतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितना इनके समय में तोड़े गए, कि उनके समय में इतनी गोहत्या नहीं हुई जितना इनके समय में हो रही है। तो क्या ये करने का हमको अधिकार नहीं है? क्या हम अध्ययन नहीं कर सकते? क्या अध्ययन के निष्कर्ष को पब्लिक नहीं कर सकते? तो हमने वो किया और आगे भी करेंगे। अब पूरा विवाद क्यों मचा है, इसकी भी डिटेल आपको बता देते हैं। मेला प्राधिकरण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के दिए आदेश के अनुसार ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद या किसी अन्य व्यक्ति का पट्टाभिषेक करने से रोक दिया गया था। प्रशासन का कहना है क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, नया आदेश नहीं आया है, ऐसे में मौजूदा किसी ज्योतिषपीठ का कोई भी नया शंकराचार्य कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषपीठ के उत्तराधिकारी के तौर पर जमीन का आवंटन करना या फिर उन्हें शंकराचार्य के तौर पर मान्यता देना सीधे कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी।
अब अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि शंकराचार्य तय करने का अधिकार प्रशासन या राष्ट्रपति को भी नहीं है। इस लड़ाई में अब जगत गुरु रामभद्राचार्य की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर नियमों का पालन ना करने का आरोप लगाया है। हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य कौन होगा ये तय बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य करते हैं। 2 पीठ मुझे शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में साथ में स्नान भी कर चुके हैं। अब प्रमाण की क्या जरूरत। 3 शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया, तो अब हरि चैतन्य ब्रह्मचारी का आज अखबार में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है। तुम कौन होते हो? शंकराचार्य से बड़ा है हरि चैतन्य ब्रह्मचारी। जब 3 शंकराचार्यों ने मिलकर के कोई निर्णय कर दिया है, हम कहते हैं पुरी के शंकराचार्य जी का अगर विरुद्ध में मान लो, तभी 2-1 से फैसला हो चुका है ना। अब पूरा विवाद क्या है, प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस क्यों भेजा, इसका भी समझ लीजिए। दरअसल 8 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बनाया, जिसके बाद एक पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद दोनों को शंकराचार्य मानने से इनकार किया। विवाद चलता रहा और 11 दिसंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया, जिस पर 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चमर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यानी शंकराचार्य विवाद का मामला कोर्ट में है। इसी की दलील मेला प्राधिकरण भी दे रहा है। मौनी अमावस्या पर रथ रोके जाने से शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या पर जब पुलिस ने उन्हें पैदल जाने को कहा तो विवाद बढ़ गया, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई, जिसके बाद अब लड़ाई शंकराचार्य के नाम तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।